कल मैंने टॉर्क करवाया था, सीधा वाला एक साथ करवाया था। लिखो टॉर्क ऑफ एमजी, क्वेश्चन बाद में करते हैं। टॉर्क ऑफ एमजी, टॉर्क ऑफ एमजी, टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा मान लेता हूँ मास डी और नीचे लग रहा है जी, इसका पोजीशन वेक्टर है आर, है ना? तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा? आर डी डी इक्वल टू आर क्रॉस डी एम इक्वल टू। ऐसे हर एक छोटे छोटे एलिमेंट में mg लग रहा होगा, उन सबका टॉर्क कैलकुलेट करके ऐड कर दूंगा, तो इसको इंटीग्रेट करते ही क्या आएगा? टॉर्क इंटीग्रेशन r क्रॉस dm इनटू g1। अभी कर रहा हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं गेम को, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये तो इसके अलग चीज है ना, डीएम मास को 5 इधर लिखो, इधर लिखो, इधर भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है? अब जरा देखो इस चीज को, देखो ध्यान से, इसको मैं टोटल मास से डिवाइड करूं और टोटल मास से मल्टीप्लाई करूं तो कितना पड़ता है? ध्यान में देखो, ये चीज क्या है? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पक्का। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? टॉर्क इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्रॉस एम। इट मींस जब भी आपको mg का टॉर्क निकालना हो, आप सारा का सारा मास का वेगल सारा का सारा वेट का वेग सपोज कर सकते हैं कर रहा है बस, और जिस पॉइंट पे वो टॉर्क निकालना है, आप सीधा बस सेंटर ऑफ मास पे वेट लगाओ, उसका टॉर्क है ना, पूरी ऑब्जेक्ट का हो गया ना यार। वरना तो टॉर्क तो ऐसी चीज है ना, हर जगह mg * r mg * r करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आसान चीज है ये, तो एकदम to determine torque due to weight, to determine torque due to weight, we assume it acting at its center of mass. We assume the whole weight is acting at center of mass. सही बात है क्या? बाहर बेटा तो लिखो एक चीज बताओ,
ज्यादा तो समझ में नहीं आया। F इक्वल टू ma पता है, ऐसे टॉर्क किसके बराबर होगा, I इक्वल, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसको काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेशन बोलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर भाई, ऐसे सोच क्या रहे, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे ना यार, सिमेट्री है ना सामने, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एकदम सिमेट्री है, सेम ही चीज है, बस एक ही चीज ध्यान से पढ़नी है हमें, टॉर्क कैलकुलेट करना ना चाहिए, आई कैलकुलेट करना ना चाहिए, हाँ फिर एल में तो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करोगे, आई कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करोगे ना, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हिंज करे, इफ ऑब्जेक्ट इज हिंज, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस पॉइंट के अबाउट हिंज है, आपको टॉर्क भी उसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, हाँ या ना, तो अल्फा भी उसी पॉइंट के अबाउट आएगा, उसी एक्सिस के अबाउट आएगा, क्या लॉजिक है, यस अगर ऑब्जेक्ट पे फ्री एक्सिस रोटेशन समझते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है उसको फेंक दो तो फ्री है घूमने के लिए, जैसे अगर मैं इसको पकड़ के यूं घुमाऊं तो इसकी एक्सिस फिक्स हो गई ना, लेकिन मैं इसको यूं कर दूं तो इसकी एक्सिस इसके अबाउट ये रोटेट करे, फ्री हो गया, तो फ्री एक्सिस रोटेशन कौन से पॉइंट के अबाउट, सेंटर, बिल्कुल, if object is in, नाम ही पता है एक्सिस फ्री हो गई जिसकी रोटेशन, फ्री एक्सिस रोटेशन, फ्री एक्सिस रोटेशन कौन से पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेट करते हैं, आई एंड टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ, एक और अगर ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, घूम भी नहीं रहा, घूम ही नहीं रहा, तो कौन से अबाउट के पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे, if in rotational equilibrium, कौन से पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेट करोगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट, अबाउट एनी पॉइंट, पर साथ में क्लेवर, क्लेवर का मतलब समझे, क्लेवर होती है चूज करना कौन सा पॉइंट क्या हो ताकि कैलकुलेशन कम से कम करनी है, आया बस इतना ही करना है इसे, कहीं भी तो कैसे मतलब पेज भी हो सकता है, जब नेट आउट ही तो हर पॉइंट के वो भी रहा, लेकिन अब कौन से पॉइंट पे वोट करना चाहिए, 11 वो पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, यही है बेसिक थिंग, हाउ टू बी क्लेवर, सिमेट्री तो बात करते हैं ना दोनों के अंदर, हां बस जिसको ये सिमेट्री आ गई ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, इसमें इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया है वैसे निकालना कर सकते हैं,
बेटा थोड़े फास्ट करो, भगवान ने टाइम कम ही दिया। सर दिया तो आधा घंटा, 2020 आ गया तो एक साल वैसे निकल गया। सर दिया तो आधा घंटा और भी है। अगली क्लास से अपना 10 बजे क्लास शुरू कर देंगे। आज ही मैं शुरू करने वाला था लेकिन मैं सोचा कि लोगों को रेडी नहीं होंगे पहुंचे यार। मेंटली बंदा रेडी हो जाता है ना यार, 10:30 बजे से क्लास है तो उठने का टाइम ही कैसे। मैं तो रोज लेट हो जाता हूं, तो मैं देखता हूं चलते क्लास बस कल से 10 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। तेरा क्या हो हां जा जा इधर जा इधर जा सुनो। ये रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट एम मास एल, इधर जी पहली चीज फाइंड करनी है आपको टॉर्क ऑफ एम। कौन से पॉइंट के अबाउट पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं, ओ के अबाउट टॉर्क ऑफ एम। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। थर्ड हाँ टॉर्क निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट ओ। इस पॉइंट का नाम ये बोल देते हैं, इसका नाम ये बोल देते हैं एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी with hinge force। ये पॉइंट क्या फोर्स कर रहा है तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं। सबसे पहले सारा वेट कहां पे कंसंट्रेटेड मानना है, सेंटर ऑफ मास पे। ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो टॉर्क कितना हो गया mg * 12/2। तो टॉर्क हो गया किसके बराबर, mg * 12/2। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²। बिल्कुल, आई होगा कितना 1/3 ml²। सही बात है। अब कौन सी इक्वेशन यूज करोगे अल्फा निकालने के लिए, I टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तुम यूज कर लोगे। तो टॉर्क किसके बराबर आ गया L/2। आई कितना आ गया 1/3 ml²। एक एल से एक एल गया, इससे ये गया, तो अल्फा किसके बराबर आ गया 3g/12 है ना। तो इसका आंसर आ गया अल्फा किसके बराबर आ गया 3g/12। ए पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा, ए इक्वल टू आर अल्फा पड़ा है, v इक्वल टू ओमेगा आर। क्या पड़ा है, हां सर पड़ा है, v इक्वल टू ओमेगा। हां यस पड़ा था। आया अभी मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसके अबाउट अल्फा,
इस पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करोगे l by 2 by 2 तो a पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 3g/4 3g by 4 हाँ और b पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 3g by 3g by 2 मतलब इस पॉइंट का एक्सीलरेशन g से भी ज्यादा चांस है 1.5 g है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अमेजिंग होता ही ये तो कैलकुलेशन कर रहा है दूसरा पॉइंट फिक्स्ड है हो सकता है ना अब देखो हिंज फोर्स निकालना है अब नेट फोर्स किसके बराबर होता है नेट फोर्स लॉ के बराबर होता है ठीक है सेंटर मास का एक्सीलरेशन क्या है 3g पर तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा 3g by इस पे फोर्स इधर लगा है छोड़ दे इसका होगा ना तो जीरो छोड़ दे तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा कौन लगाएगा कोई नहीं लगाएगा है ना क्योंकि एक्सीलरेशन ही नहीं है इस डायरेक्शन इसका मतलब इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा होगा जिसको मैं t बोल दूं f बोल दूं और किधर लगेगा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन g से ज्यादा है कम है कम है तो फ्री फॉल तो नहीं हो रहा होगा ना कोई तो फोर्स ऊपर लग ही रहा है तो कौन सा पॉइंट लगा रहा होगा जो हिंज लगा होगा वही लगा रहा होगा आया जो हिंज वही लगाएगा और कौन लगा सकता है तो मैं मान लेते हैं जो हिंज फोर्स है ये आया ना ये फोर्स बड़ा है अब तुम ये मत देखो जब ट्रांसलेटरी मोशन देखते हैं ना कब ये हिंज फोर्स कहां पे लग रहा है हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू आया ना जब फोर्सेस की पोजीशन ही देखते हैं तब तो टॉर्क का कांस्टेंट पढ़ ही रहे हो आई बात समझ तो अब क्या आ जाएगा ये फोर्सेस के बराबर आ जाएगा हाँ तो कितना आएगा mg/4 आ जाएगा सिंपल इक्वेशन कर देते हैं mg - f equal to m into acceleration of center of mass अब मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आ गया तो f किसके बराबर आ गया mg/4 तो इसका भी आंसर आ गया क्या लॉजिक समझ में आ गया पक्का सर लॉजिक समझ में आ गया मतलब जैसे एनालाइज नहीं हो पा रहा कि इस फोर्स का कैसे इस पॉइंट पे ये पड़ेगा तो ये फोर्स लगा रहा होगा छोड़ देगा तो इजी है तो इन फोर्स लगाएगा होगा वरना कौन से बॉडी का फोर्स रोटेट होना चाहिए सेंटर मास के फोर्स सेंटर मास के फोर्स तो रोटेट नहीं होगा कोई ना कोई तो गड़बड़ की किसने बस तो वही जगह फोर्स है कैसा लगा सिंपल है समझ आ गया जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना सबसे आसान क्यों तो समझ नहीं पा रहे इसमें दो ही चीजें हैं एक तो टॉर्क निकालना चाहिए और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर बाकी सब तुझे पढ़ेगा क्या लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन वो आगे थोड़े से सिंपल ही चीजें हैं या लीनियर है तो बस मास के रोटेशनल हो और कोई चीज है इसमें भी कंस्ट्रेंट मुझे पढ़ाऊंगा लेकिन इसका आसान रूप से
देखना तो कितना सिंपल है बेटा। दिस सबसे डीप कोर्स है। ये क्वेश्चन और देना होगा, थोड़ा सा फास्ट करना, ठीक है? पेन चलाने की जरूरत नहीं है। एम मास आर रेडियस, ये रिंग है, जी नीचे की तरफ है, ओ पॉइंट है, वहां पे एक एक चीज पूछता जाता हूं, जवाब दे देते ना। पहले वाले का टॉर्क ऑफ एमजी, एमजीआर इस सेंटर ऑफ मास को पुट करना है, एमजीआर आर आर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो तो 2 mr स्क्वायर पैरेलल एक्सिस में लगे, पहले बीच में से आई है ना, सेंटर से पास हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, दैट इज mr स्क्वायर, फिर पैरेलल एक्सिस तो 2mr स्क्वायर। अल्फा किसके बराबर आ गया? 2mr स्क्वायर और स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ गया? g/2l g/2 मतलब g/2r आया। अब मेरे को ये बताओ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन क्या है? g/2 बेटा r है ना सेंटर ऑफ मास की दूरी, l/2 थोड़ी करेगा इसको, रेडियस दे रखा है इसमें, यस सर ठीक आया ना, कितना आ गया? g/2 इंच फोर्स कितना लग रहा होगा? पेन तो दिला रहा है mg/2 पर यार नीचे की तरफ ऐसे कन्वेंशन क्या g/2 नेट फोर्स क्या लग रहा है? mg/2 नीचे कितना लग रहा है? mg तो ऊपर कितना लग रहा होगा? mg/2 जब नेट नीचे की तरफ mg/2 लग सकता है। ये तो हो गया है एनएलएम में, यस सर। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम कैलकुलेशन कितनी करते हो, है ना? मैं तो नहीं बोलता ज्यादा कैलकुलेशन करने के लिए। अब तुमने कितनी कैलकुलेशन की इस क्वेश्चन की? कुछ नहीं है। अब मान लो डिस्क क्या हो गई? डिस्क बस मैं जो पूछता जा रहा हूं ना उस बात का जवाब देना है। टॉप बताओ एमजी का, ये भी एमजीआर तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट से फर्क ही नहीं पड़ता टॉप आए ना। कई लोग मेरे को सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं तो टॉप निकाल, अरे यार देखो कौन सा लिखा दिया हुआ आए ना, टॉप निकाल लिखे क्या चाहिए? फोर्स चाहिए और आर लेंथ चाहिए, खत्म बात। जिसको मिल गई वो कैलकुलेट करेगा, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी समझ में आ गई ना। अब बताओ मेरे को टॉप क्या हो गया? एमजीआर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर कौन से कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेगा? मैं पूछ रहा हूं कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेगा? तो फिर 3/2 mr ठीक है। अल्फा किसके बराबर आ गया? 3/2 2g/3l हां अल्फा कितना आ गया? 2g/3 सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 2g/3 हां और हील फोर्स mg/3 ये हील फोर्स वो ये नेट फोर्स इज इक्वल टू m कर ले तो उसके लिए हां चला ले, पेन चला ले, वेरीफाई कर ले विद समझ लो। हां तो करना एक बार सॉल्व, अब करके देख लेती हो। अब एक तेरे सामने वाला जवाब दे रहा तू नहीं दे पा रहा तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करके देख। समझ में आ रही मेरी बात? इट मींस इट इज डूएबल, ऐसे किया जा सकता है। मैं तो बस इतना ही देख रहा हूँ कि कोई चीज डूएबल है या नहीं। mg/3 ये फंडा समझ में आ गया? यस पक्का। यस
अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं लेकिन अभी मैं कर नहीं रहा। अभी बस मैंने आपको ये चीज की फील्ड लाई टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है और उसे आप यूनिफोर्स के इजीली निकाल सकते हो। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, बात शुरू हुई। अभी बार थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन कराओ फिर बड़े बड़े क्वेश्चन कराओ, ठीक है ना। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस एक्सिस के वो भी रोटेट कर रहा है ओमेगा से, यहाँ से r डिस्टेंस पे ये मास है डेल्टा है r, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा ओमेगा और वेलोसिटी किसके बराबर होगी? ओमेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी डेल्टा कितनी आएगी? हाफ डेल्टा m इनटू ओमेगा v स्क्वायर। हाफ में v स्क्वायर ही हो गया, तो हाफ डेल्टा m को क्या लिख सकते हो? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर v स्क्वायर। अरे यार क्या लिख दिया? v को डेल्टा m तो डेल्टा m ही रहेगा, ओमेगा यार v की जगह क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। इन सब का क्या कर दोगे? सम कर दोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ बार आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा? m into r स्क्वायर। ये चीज क्या होती है? इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया? हाफ आई इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब इस एक्सिस के ऊपर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लोगे, ओमेगा दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना? इस केस में चीज क्या है? फिक्स्ड है या फ्री है? फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ये मतलब काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है क्या? यस करेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करती है। क्या दिमाग लगा के बनाई है अल्टीमेट बेटा। रात को क्लास बना तो रखी है, यस सर बना तो रखी है, बस फिजिक्स पढ़ा देता हूं, बोलते तुम बनाओ। अगर मैं इस टाइम पे तुम्हें अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो आगे जाके तुम्हें लोगों फिजिक्स पे देखो। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिजिक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। यस देखो इधर जाना, एक रॉड m मास l इस एक्सिस के ऊपर p खींच ले। जब ये रॉड ऐसे होती उस टाइम इसका ओमेगा क्या होगा? जी होगा ओमेगा। वाह, पहले बताओ फोर्स कौन से लग रहे हैं इसके? फोर्स कौन से लग रहे हैं इसके? हिंज फोर्स। हिंज फोर्स का वर्क डन क्या होगा? जीरो। क्यों? वो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा जहाँ पे हिंज फोर्स लग रहा है, तो सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज एनजी। और एनजी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सा कांसेप्ट लगा देते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हाँ है ना। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब हाफ में भी स्क्वायर नहीं कर सकते, क्यों? अब हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग-अलग होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। हाँ है ना। अब मैं इस हाथ को यूं घुमाता हूं
तो ऑब्वियसली बात है हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम तो नहीं है। आइडिया लग गया? यही आइडिया है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mg into l क्यों l by 2 सेंटर मास पहले आता है क्या ऐसे गलती मत करो। mg into l by 2 and that should be equal to what? कौन सी काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा। तो रोटेशन करना पड़ेगा। हाफ आई कितना है इसका? 1/3 ml स्क्वायर into ओमेगा स्क्वायर आया ना। तो फिर 2 के एक ऐसे एक ऐसे आ गया। तो ओमेगा किसके बराबर आ गया? 3g by रूट 3g by l l आ गया। आया वही किया गया है लॉस इन पॉइंट यार। और किसका निकालेगा? पूरी के पास ये रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी एक ऑब्जेक्ट बना के किया नहीं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? बस आ गई। है ना। एक और क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन करना है अगर ना एक रिंग है इस पॉइंट पे फिक्स है। जब ये रिंग नहीं होगी तब उस टाइम इसका ओमेगा क्या होगा? m मास r रेडियस। हम कैसे इस एक्सिस क्या होगा? एक बार ये है यो है इस एक्सिस के अबाउट ये जब यूं हो जाएगी समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। इस टाइम इसका ओमेगा क्या होगा? अभी ये यूं आ रही है लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। ये यूं आ रही है दैट इज ये यूं है। एक एक इसमें तो यूं आ रही है एक में यूं आ रही है। लॉजिक आ गया सर? रिंग है दोनों केस में। फिर एक ऊपर से एक वर्टिकल एक एक ऐसे एक ऐसे जा और एक ऐसे और क्या भाई एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है एक 180 डिग्री कवर कर रहा है 90 डिग्री कवर ये क्या हमने मौस को छोड़ दिया यार एक बार तो क्या ये जैसे यहाँ पे है ना ये यूं करके यूं आई है। दूसरी बार क्या ये यूं है ना ये यूं करके यूं आई है। लॉजिक का क्या एक बार यूं करके यूं आ रहा है और एक बार यूं करके यूं आ रहा है। लॉजिक समझ में आ गया ना? सॉल्व हिंज फोर्स के लिए रचित नेट फोर्स इज इक्वल टू ma कर दे मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? तो एक का सॉल्यूशन बता दे। एक क्वेश्चन की फिर ऐसे क्वेश्चन रिकॉर्ड होगा सर। हो गया ये फिर लिखेंगे ना तो क्या ये कहते देखो घर के लिए क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि ये एक रॉड है इस पॉइंट पे ये जब ये रॉड यहां पहुंचेगी जब ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री उस टाइम पे अल्फा अल्फा निकाल m मास n चलो अभी कैलकुलेट करो करके क्या पहली चीज फाइंड करनी है एंगुलर एक्सीलरेशन फॉर्मेट। दूसरी चीज फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटी। पहली तीन चीज अल्फा एंड एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट पे।
इस पॉइंट भाई ऐसे ये सिचुएशन है यहाँ से तो वो पोटेंशियल देख रही है स्टार्टिंग में रहेगी क्या स्टार्टिंग में रहेगी बाद में चेंज होगी वो तो क्या एक मिनट बची हाँ वैसे सेंट्रल मास नहीं इसके पास हाँ यार mx स्क्वायर ये सेंट्रल मास नहीं है ये इनसे रिलेटेड डिफरेंट है नहीं वो भाई सही है जब मतलब सही है निकाल पहले तो मैंने निकाला उसके बाद एक्सेलरेशन निकालो क्या होता है यार मेरा 3g 3g by हमने से and those 3g by and 3g by तो इसमें दो आंसर एक एमवी स्क्वायर बाय दूसरा एक सेंटर के लंबस को आर हो गया अल्फा सर्टेनली कैसे ड्रॉप क्या हो जाएगा ड्रॉप सेंटर मास ले हां जी हां एमजीएल पे हो गया तो ये क्या हुआ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम स्क्वायर बाय 3 इनटू अल्फा मास रेट तो 3g by 2 है ना पर सेंट्रल मास नहीं है ना हां इनके टॉप तो सेंट्रल मास ले लेते हैं हमने इस सेंट्रल मास ले क्वेश्चन क्या था ऐसे क्वेश्चन था कि ये जो है क्या कोई साइड वाला क्या साइड वाले माउस में मैपिंग कर सकते हो मतलब जितना लेफ्ट राइट है ना तो उसमें साइड वाले नहीं क्वेश्चन क्या था मैंने भूल गया ये आई थिंक यहाँ से एंगल का फायदा क्या है भाई एलिमेंट कैसे दिया दूसरे पॉइंट पर कैसे दिया इसमें तो क्या है आई स्टॉक निकालना ये मैं आपसे ये यहाँ से नीचे आता है इसमें टॉप निकालो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉल को निकालो अरे इसका टॉप आता है एमजीआर वो तो एमजीआर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ना ये रिंग है तो हाँ सेंटर मास हाँ नहीं एक्सेलरेशन वर्क वो वो से था ना हमने वो से किसने आई मीन मास के प्लस अल्फा क्यों प्लस भाई से वो तो हमें सेंटर मास पता है वो से निकाला है एक मिनट टॉप में वो पॉइंट से निकालना सेंटर मास से निकालना सेंटर मास से लेकिन एक्सेलरेशन चाहिए ना क्या है क्योंकि वो इधर कार्य में एक्सेलरेशन हां एक्सेलरेशन वो चाहिए तो पहले इसकी निकाल उसको r से मल्टीप्लाई अच्छा हां क्योंकि और भी स्क्वायर बड़ा है हां सर तो मेरा आएगा √3g पर है एक्सेलरेशन है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है लीजिए तो चलिए यहां पे देखते हैं
mg इधर लग रहा है, ये डिस्टेंस कितनी होगी l/2 होगी, ये l/2, ये डिस्टेंस कितनी होगी l/4 होगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mg l/4 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई सॉरी ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा 3g/12 अंडर है ना, हाँ है ना, यस सर। अल्फा के लिए ये mg आप में कितना आ जाएगा कुलदीप से बोले थे वो कंटिन्यू टॉर्क इसके बराबर आ जाएगा टॉर्क का mg * √3l/4 √3 भाई आपने ये है यस सर √3l/4 should be equal to I alpha तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा जी और 4 ये आ जाएगा हाँ ना हाँ भाई और हमने पहले रॉड का सेंटर होना चाहिए, कभी भी मैंने भी वही किया सर हमने स्टार्टिंग ऊपर वाली रॉड कर दिया था, तो ऊपर वाली रॉड का ये लेगा तो mg l/2 कर दिया था, तो l/2 क्यों करते हैं रॉड नीचे सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया तो जितना सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होता है वही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है मोमेंटम का सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ाया मैंने यस क्या नहीं पढ़ाया अब सुनो एक और चीज है अब आपसे पूछा जाता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है क्या करते हैं हम लोग into l/2 कर दो a equal to r अल्फा अल्फा है ही आपके पास एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो गया 3√3g/8 ये लॉजिक समझ में आ गया अब आपको कैलकुलेट करना मान लो हिंज फोर्स क्या कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर आएगा टेंजेंट के लॉन्ग ही आएगा है ना अब ध्यान से देखो हिंज फोर्स कैलकुलेट अब मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं अब मैं सिर्फ इंटरेस्टेड किस में हिंज फोर्स कैलकुलेट कर इस टाइम हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे एक तो भाई इसके लॉन्ग NH2 और एक होगा इसके लॉन्ग और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही फोर्स होगा पूछो क्यों ये वाला फोर्स इसमें इस टाइम पे कोई ओमेगा है mg का एक कंपोनेंट इधर होगा ये कंपोनेंट this minus this should be equal to omega square that is centripetal acceleration हाँ यार भाई इससे इस फॉर्मूले से तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आती है ना यस अभी तो सेंट्रीपिटल भी होगी इसमें क्योंकि ओमेगा तो है इसके पास इस मोमेंट पे अब लॉजिक आया समझ में तो एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा और क्योंकि इधर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन पता है mg बटा mg का ये कंपोनेंट पता चलेगा तो इधर भी कोई ना कोई फोर्स वगैरह होगा तो mg minus this should be equal to mass into a टेंजेंशियल ठीक है तो ये फोर्स भी आ गया यस ये तो फोर्स भी आ गया दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो नेट फोर्स आ जाएगा ये वेक्टर में लिखना है तो दोनों को वेक्टर है ये एक लेवल और वही चीज की है बस इसमें दो चीजें आ गई जैसे सबसे पहले रॉड हॉरिजॉन्टल थी तब नॉर्मल निकाला था क्योंकि उस टाइम पे ओमेगा 0 था उसके बाद में वर्टिकल हो गया उस टाइम एक टेंजेंशियल 0 था क्योंकि टॉप 0 हो गया था अब क्या हो गया इसमें दोनों चीजें हैं तो दोनों चीजें हैं दोनों एक्सिस का लॉग सॉल्व कर लोगे तो दोनों आंसर आ जाएंगे ये मेरे पास पक्का ये वाला लेक्चर आज ही नोट करो दोबारा
वैसे ही मैं बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को 1.5 घंटा पढ़ाना चाहिए, इतने काफी होता है? चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। एंजॉय, आज करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ।